कैसे हो? तो कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, एक तो हमने वेटेज मतलब मार्क्स क्वेश्चन पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करी थी। कुछ नहीं लिखना, क्वेश्चन पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करी थी, राइट? याद आ रहा है? तो हमारे पास कंपनी लॉ कितने मार्क्स का है? एलएलपी एंड अदर लॉज 30, ठीक है। फिर हमने फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था एक बारी। फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या था हमारे पास? 2 केस स्टडीज और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। और डिस्क्रिप्टिव में भी मैंने आपको बताया था ये कैसे होंगे, केस बेस्ड। ऐसा हमने ये बातें डिस्कस करी थी। चलो कोई बात नहीं, आज हम स्टार्ट करेंगे कंपनी एक्ट की कुछ पुरानी बातें। कंपनीज एक्ट की कुछ पुरानी बातें। चलिए, कोई भी चीज अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, देखो अब की लेक्चर्स में जो हम इंटर में आने वाले हैं, अब हम बहुत सी चीजों को पहले हिस्टोरिकली भी पढ़ेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसी जरूरत क्या पड़ी इस सेक्शन की भी आने की, ऐसी क्या जरूरत पड़ी ये क्लॉजेस आने की, ये चीजें भी पता होनी जरूरी है, बिकॉज यही कारण बनते हैं आने वाले टाइम में नए सेक्शंस आने के लिए। कहने का मतलब एक एग्जांपल देता हूं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 चल रहा था। इनकम टैक्स एक्ट 1961 चल रहा था। अब 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट नया आ गया। इसी कमिंग 1 अप्रैल से इनकम टैक्स एक्ट नया आ गया, मतलब ये वाला खत्म और एक नया एक्ट आ गया। अब कुछ तो कारण रहे होंगे ना कि नया एक्ट लाने की जरूरत पड़ी, कुछ तो कारण रहे होंगे जिससे कि हमें मार्केट को नीड लगी, गवर्नमेंट को नीड लगी, पॉलिसी मेकर्स को नीड लगी, रेगुलेटर्स को नीड लगी कि भैया अब हमारे को नए कानून की जरूरत है क्योंकि पुराने वाले में ये गड़बड़े हैं। अब 2 ऑप्शन होते हैं, या तो पुराने वाले को ही अपडेट कर दो, फिर क्वेश्चन आता है यार कितना अपडेट करेंगे पुराने वाले को, तो बेटर है कि एक नया एक्ट ही लेकर आते हैं। ऐसी कंपनीज एक्ट 2013 से पहले भी आपने एक एक्ट सुना हुआ था, कंपनीज एक्ट 1956। और ऐसा नहीं है कि 1956 फर्स्ट एक्ट है, 1956 से भी पहले कंपनीज एक्ट था एक और उससे पहले भी एक एक्ट और था। तो कहने का मतलब एक टाइम ऐसा जरूर था जब कंपनीज एक्ट नया सबसे पहली बार आया, ठीक है। और यहां से यहां तक के रेंजेस तो हमें समझ आ गए कि भैया ड्यूरिंग द टाइम जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आते गए, जैसे जैसे इवेंट चेंज होते गए, नए ट्रांजैक्शंस आते गए, नई न्यू ट्रांजैक्शंस, ठीक है, न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता गया, तो फिर भैया एक्ट के अंदर भी चेंजेस लाने स्टार्ट करेंगे। समझ आई इतनी सी बात? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं कि ऐसी भी क्या जरूरत आ पड़ी कि कंपनीज एक्ट को लेकर आना पड़ा। याद करेंगे अब उस टाइम को, सबसे पहले टाइम जब कंपनीज एक्ट आया होगा, ठीक है। अब देखिए, समझ आ गया अब हम कौन से अच्छे खासे पुराने सालों में जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जब कोई एक इंडिविजुअल पर्सन को काम करना होता था तो उसके पास ऑप्शन था कि भाई वो क्या करेगा, अपनी एक खुद की एक फर्म बनाएगा जिसको बोलते थे हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाएगा और इसके तहत वो काम करेगा। एक फर्म बनाएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मुकेश ट्रेडिंग कंपनी। इसने अपनी खुद एक ऐसे कंपनी सी बना ली जिसको नाम इसने क्या दे दिया, मुकेश ट्रेडिंग कंपनी का नाम दे दिया। और इसका स्टेटस क्या है हमारे पास, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आप बोलोगे सर इसने तो अपने नाम के अंदर कंपनी लिखा है, इस वर्ड पे भी आऊंगा, किसने यहां पर ऐसे कंपनी को लिख दिया, इसने यहां पर ऐसे आके कंपनी को लिखा, इस पे भी आऊंगा अभी मैं आपके पास, ठीक है। अब एक पर्सन अगर काम करना चाहता तो उसने अपनी एक फर्म बना ली,
लाइकवाइज अगर एक पर्सन किसी के साथ मिलकर काम करना चाहता था तो उसने क्या करा, पार्टनरशिप फर्म बना ली। ठीक है भाई, पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म बना ली, तो पार्टनरशिप फर्म के नाम से जैसे लिख दिया एबीसी एंड कंपनी, इसमें भी कंपनी लिख दिया सर आपने। अगेन इसमें भी हमने वर्ड क्या यूज कर दिया, कंपनी। अब देखिए प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आई उन दिनों में। उस टाइम में भी ना ये वर्ड कंपनी चलता था, बट उस टाइम पे कंपनी का जो मतलब था आज की कंपनी के मतलब से अलग है। क्योंकि उस टाइम की बात मैं आपके साथ कर रहा हूं जब कंपनीज एक्ट था या नहीं था। उस टाइम की बात मैं आपके साथ कर रहा हूं जब कंपनीज एक्ट नहीं था, मतलब कंपनीज एक्ट नाम की कोई चीज थी नहीं। मतलब सीधा रूल था, अगर एक जने ने काम करा तो अपनी फर्म बना के काम कर ले, मिलकर काम करना है तो पार्टनरशिप फर्म। अब उस टाइम पे कंपनी का मतलब क्या था, अगर बेसिक मतलब जनरल मीनिंग कभी भी कंपनी का सुनना चाहो, जनरल मीनिंग क्या होता है, जनरल मीनिंग कंपनी का होता है मिलकर काम करना। ठीक है, क्या होता है कंपनी का जनरल मतलब, मिलकर काम करना। ठीक है, अब कई लोग कहते हैं ना मेरे को कंपनी देगा, मैं मूवी देखने जा रहा हूं मुझे कंपनी देगा, मतलब क्या है, मेरे साथ मूवी देखने चलेगा। सुना ये वर्ड। ठीक है, ऐसे यहां पे जनरल मीनिंग क्या था, टू डू थिंग्स टुगेदर। ठीक है, तो ये एक बेसिक मतलब था। तो अब सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बंदा कहता है मैं लोगों को कह रहा हूं कि आओ मेरे साथ काम करो, इसलिए मैंने नाम क्या रखा, ट्रेडिंग कंपनी, मेरे साथ ट्रेडिंग करो। ठीक है, और एबीसी एंड कंपनी ने क्या किया कि हम तीनों लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए हमने हमारे नाम के अंदर भी क्या लिखा, कंपनी। तो इनका कंपनी लिखने का मतलब कंपनी एक्ट बनाना नहीं था, इनका कंपनी का जनरल मतलब चल रहा था भाई, कंपनी का मतलब मिलकर काम करना, तो इसलिए हमारे नाम के आगे हमने क्या लिख दिया, कंपनी लिख दिया। बताओ यहां तक बात समझ आई, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई उस टाइम की बात जब कंपनीज एक्ट नहीं था। अब दोनों सिनेरियो में एक कुछ प्रॉब्लम्स थी, सब प्रॉब्लम्स, यस प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि मेजर प्रॉब्लम, कुछ मेजर थी कुछ माइनर थी। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम, सब मेजर प्रॉब्लम बताओ पहले क्या थी। सब मेजर प्रॉब्लम थी जैसे कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब सिचुएशन समझना, कंपनी का जन्म हुआ क्यों था। अब हम ये बात जो बोलते हैं कि कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होगी, क्यों बात हुई ऐसी, ऐसा क्या कारण था कि कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी रखने की बात रखी गई। ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक मीटिंग हुई होगी, किसी ने कहा इसकी लिमिटेड लायबिलिटी रख दो, इसकी अनलिमिटेड रख दो, ऐसे थोड़ी ना मन के विचार होंगे। देयर मस्ट बी सम रीजन कि कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी क्यों रखेगी। आज आप सबको पता ही कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये सुनो, ये आप सबको पता है। बट उस टाइम की बात करो जब कंपनीज थी ही नहीं, जब कंपनीज एक्ट बना ही नहीं था, और जब ऐसी कोई बातें चल रही थी कि कंपनी होनी चाहिए, तो उस टाइम पे कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी क्यों रखी गई होगी। समझ आई मेरी इतनी सी बात। तो अब यहां पर देखिए क्यों ऐसा हुआ, वो प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा। हुआ क्या, पार्टनरशिप फर्म और फर्म ये लोग थे अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब बिजनेस के एक्शंस के लिए, जो भी बिजनेस के एक्शंस होंगे उसके लिए पार्टनर्स, उसके लिए प्रोप्राइटर। बताओ पर्सनली लाइबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, पर्सनली लाइबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब देखिए एक बीसीएन कंपनी, हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं पार्टनरशिप फर्म का। ए बी सी एंड कंपनी में तीन पार्टनर्स हैं, तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी। ए बी सी में तीन पार्टनर हो गए, ए बी और सी। बताओ इन तीनों की लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, अब ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस। और जब ये लोग बिजनेस कर रहे हैं तो साथ में क्या ले रहे हैं, डिसीजंस। और डिसीजंस करने से क्या हो गया, लॉस। ठीक है, लॉस होने के बाद
इन्होंने सोचा चलो यार फर्म को क्या करते हैं, डिसॉल्व। जब फर्म को डिसॉल्व करोगे तो जो भी लाइबिलिटीज हैं उसे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। वेरी गुड, यहां तक बात क्लियर होगी। अब सोचो जब ये लाइबिलिटीज पे करेंगे तो बताओ क्या ये लोग पर्सनली लाइबल होंगे या नहीं होंगे, जल्दी से। बिल्कुल सर, ये पर्सनली लाइबल होंगे। अब मान लेते हैं ऐसी एक फर्म थी ABC। अभी हमने एक बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों कंपनीज एक्ट आया होगा, क्यों कंपनीज आई होंगी, क्या कारण था कंपनी आने का, ये प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने ये चीज डिस्कस करी कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म है ABC, 3 पार्टनर्स हैं, उनकी लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। ये लोग बिजनेस कर रहे थे, डिसीजन ये लोग ले रहे थे, लॉस हो गया डिसीजन से, फर्म डिसॉल्व करने की बात है, कहते हैं अब लायबिलिटीज पे करो, ये लोग पर्सनली लायबल हो गए। यहां तक बात हमें समझ आ गई, यस। अब इसके बाद सुनिए, जैसे ही लोग ये पर्सनली लायबल हो गए तो अब देखिए, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इनकी लायबिलिटीज हो गई 10 करोड़ की। कितने की लायबिलिटी होगी इनके सर पे, 10 करोड़। अब ABC तीनों लायबल हो गए। मान लेते हैं इनकी रेशियो के हिसाब से किसी भी कारण से ये 4 करोड़ के लायबल है, ये 4 करोड़ का लायबल है, 2 करोड़ का लायबल है। मान लेते हैं एक बारी के लिए मान लेते हैं इनकी लायबिलिटी, आपको कहोगे सर इक्वली होना चाहिए, मैं कह रहा हूं एक बारी मान लो कि इनकी लायबिलिटी, मैं बस राउंडिंग में 3.33 के चक्कर में नहीं जा रहा। ठीक है, तो 442 मैंने इनकी लायबिलिटी सेट कर दी। अब A को 4 करोड़ पे लाने, पर्सनली लायबल है, तो A ने क्या करा, अपना घर बेच दिया, हाउस सेल कर दिया। B ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज, सारे एसेट्स, सारे बीवी की ज्वेलरी, ये सब कुछ सेल कर दी। ठीक है, C ने भी सब कुछ ऐसे बेच दिया। अब वो प्रॉब्लम सोचो उस टाइम पे जब एक पर्सन कह रहा है कि मेरा बिजनेस में लॉस हो चुका है, मैं पर्सनली लायबल हूं, तो मुझे मेरा घर बेचना पड़ेगा, मुझे मेरी एसेट्स बेचने पड़ेंगे, मुझे मेरी बीवी की ज्वेलरी भी सेल करनी पड़ेगी, मेरे पास जो खानदानी प्रॉपर्टी है मुझे वो भी बेचनी पड़ेगी। सोच लो क्या हो रहा है किसी के साथ, एक इमेजिनेशन बन सकती है कि एक पर्सन है जिसके साथ ऐसा लॉस हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ये लोग ये बेच रहे हैं तो बताओ इनकी फैमिली मेंबर्स खुश है या नहीं है, क्या वो खुश होने की अरे लॉस हो गया मजा आ रहा है सब कुछ कर रहा है, ऐसे बात हो रही होगी, नहीं, फैमिली मेंबर्स दुखी हैं। अब फैमिली मेंबर्स बताओ किसको गालियां निकाल रहे हैं, फैमिली मेंबर्स एग्जैक्टली सोचा जाए तो उस टाइम पे किस पर्सन से गुस्सा है, ABC। फैमिली मेंबर्स की अब दलीलें सुनो। फैमिली मेंबर्स जाते हैं कोर्ट में और कोर्ट में जाके कहते हैं सर एक बात बताओ, ये घर माना कि इनके नाम पे है, क्या ये घर हमारा नहीं है, रहते तो हम भी इसी घर में हैं, समझ रहे हो बात को, कहते रहते तो हम भी इस घर में, माना कि ये नाम इसके हैं A या B या C के नाम पे है, बट रहते तो हम भी इसी घर में हैं, ये घर तो हमारा भी है। क्या इन्होंने जो बिजनेस में जो डिसीजंस लिए, क्या इन्होंने हम फैमिली मेंबर से पूछ के लिए थे डिसीजंस, बताओ, नहीं लिए होंगे। ये लोग कहते, फैमिली मेंबर्स कह रहे हैं कोर्ट में जाके कि ये लोग डिसीजन हमसे पूछ के नहीं ले रहे, इन्होंने जब प्रॉफिट आया था तभी भी हमें प्रॉफिट भी कौन सा दिया था, इन्होंने खुद ही यूटिलाइज किया था, इन्होंने री इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, इन्होंने जो डिसीजन लिया, जो रिस्क करा, सब कुछ खुद ही करा। जब इन्होंने किया सब कुछ खुद, तो इसके लिए हम क्यों लायबल हैं, समझ आई मेरी बात। तो इन्होंने क्या, फैमिली मेंबर्स की बात सुनो, फैमिली मेंबर्स की बात समझ आ रही है कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें हमारी क्या गलती है, हमारा घर क्यों बिक रहा है, हमारी ज्वेलरी क्यों बिक रही है, हमारी पर्सनल एसेट्स क्यों बिक रही है, इसमें हमारी क्या गलती है। अगर गलती है ठीक है, डिसीजन गलत हो गए होंगे, लॉस हो गया होगा, बट अगर किसी को लायबल होना है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन लायबल होना चाहिए, ABC। और हमें तो लायबल इतना नहीं होना चाहिए, हमें इतना नुकसान क्यों करा जा रहा है, समझ आ गई मेरी इतनी सी बात। अब कोर्ट ने कहा बात तो बिल्कुल सही है, कोर्ट ने इनकी बात को बिल्कुल एग्री करा। कोर्ट कहता है जस्टिफिकेशन तो इन्होंने दी है, कोर्ट ने तो कहा कि भाई बात अगर देखी जाए, अगर इक्वालिटी की बात देखी जाए, अगर जस्टिफाई, अगर न्याय की बात करी जाए, तो फैमिली मेंबर्स की क्या गलती है, वो तो बेचारे अपने घर में बैठे हैं। और उस टाइम की भी बात करो जहां पर वुमेन की क्या पार्टिसिपेशन ज्यादा होता होगा या नहीं होता होगा,
सोचो अगेन उस टाइम वेरी ओल्ड पीरियड जब कंपनीज एक्ट आया होगा फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम में वुमेन का भी पार्टिसिपेशन कुछ खास नहीं होगा, बट वुमेन फिर वही बात है वोकल होना स्टार्ट हुई उस टाइम पे कि भाई हमारी क्या गलती है कि हमारे को घर से बाहर निकलना पड़ गया, हमें हमारा सब कुछ बेचना पड़ गया, हमें हमारे सारी जो सेविंग्स थी वो खत्म करनी पड़गी, अब हम जीरो हो गए जस्ट बिकॉज इस बिजनेस के लिए जिसके डिसीजंस हमने कभी लिए ही नहीं, उस बिजनेस के लिए जिसके डिसीजंस मैंने कभी लिए ही नहीं, जिस बिजनेस में हम कभी गए ही नहीं, जिस बिजनेस को हमने कभी देखा ही नहीं, जिस बिजनेस को भी हमने चेक भी नहीं करा, जिस बिजनेस के हमने सेल परचेज प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं जानते, और उसके लिए ये लोग तो लाइबल थे ही, और इनडायरेक्टली कौन लोग लाइबल हो गए? फैमिली। क्या मेजर प्रॉब्लम समझ आई? क्या मेजर प्रॉब्लम समझ आई? तो यहां पर ऐसे ही एक नीड आई। हमेशा इन्वेंशन के लिए कहते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्यों बोलते हैं? कह रहे जरूरत हुई होगी तभी तो इन्वेंशन किया गया, जब तक जरूरत ना हो तब तक इन्वेंशन करने की जरूरत है ही नहीं। अब यहां पर भी जरूरत उस टाइम पे क्या पड़ी कि भैया एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसमें लायबिलिटी क्या हो? लिमिटेड। मतलब बिजनेस की बातें बिजनेस तक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कह रहे बिजनेस की बातें सिर्फ बिजनेस तक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिजनेस की बातें बिजनेस तक, घर की बातें घर तक। समझ आई मेरी बात? तो इन्होंने कहा कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहां पर लायबिलिटी कैसी होनी चाहिए? लिमिटेड। तो यहां पर इन्वेंट करा गया कंपनी, और कंपनी मेजरली फिर इसी पर्पस के लिए आई उस टाइम पर कि जहां पर अब देखो एक गैप आया जो 2013 ने फिल करा, एक गैप बना यहां पर, और कहा कि जब एक से ज्यादा लोग, जब मोर देन 2 पीपल अगर मिलकर काम करना चाहते हैं तो वो फिर पार्टनरशिप फॉर्म तो बना ही सकते हैं, और साथ में क्या बना सकते हैं? कंपनी। पार्टनरशिप फॉर्म बनाएंगे तो लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी कैसी होगी यहां पर? पार्टनरशिप फॉर्म बनाएंगे तो अनलिमिटेड, और अगर कंपनी बनाएंगे तो लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। लायबिलिटी कैसी होगी फिर यहां पर? लिमिटेड। क्या ये बात समझ आई? और कहीं ना कहीं इस मेजर प्रॉब्लम का क्या दिया गया? सॉल्यूशन। कैसे बना के? कंपनी बना के। समझ आया कि क्या नीड आई होगी? क्या सर सिर्फ यही कारण था कंपनी बनाने का? मैंने कहा नहीं, ये तो सिर्फ एक प्रॉब्लम का मैंने सोल्यूशन बताया। आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पे। उस टाइम पे और क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी? मेजर प्रॉब्लम नंबर 2। मेजर प्रॉब्लम नंबर 2। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, कहता है अगर एक पर्सन को या एक से ज्यादा लोग मिलकर जब काम कर रहे हैं, तो यहां पर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म थी, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म चल रही थी उस टाइम पे। अगेन मैं उसी टाइम की बात कर रहा हूं, पुराने टाइम की, ठीक है। और दूसरा मोड क्या था हमारे पास? पार्टनरशिप फॉर्म। अब कहते हैं अगर किसी भी बिजनेस को, अगर इन्होंने अपना कोई भी ये बिजनेस कर रहे हैं, अगर उस बिजनेस को इन्होंने क्या करना है? एक्सपैंड। अगर इस बिजनेस को इन्होंने क्या करना है? एक्सपैंड। तो उसके लिए इनको क्या चाहिए? फंड्स, पैसे चाहिए। कैपिटल तो फॉर्म है फंड्स रेज करने का, यस और नो। तो इनको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। पैसे को क्या बोलेंगे हम यहां पर? फंड्स। इनको फंड्स चाहिए बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म, अगर कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, तो एक तो ऑप्शन क्या है इनके पास फंड्स लाने का? इन द फॉर्म ऑफ, अगर तुम्हारे पास पैसा पड़ा तो किस फॉर्म में लेकर आ जाओ? कैपिटल की फॉर्म में लेकर आ जाओ। नहीं तो एक काम करो, अनसिक्योर्ड लोन्स की, मतलब अपने रिश्तेदारों से पैसा ले लो, वो पैसा फॉर्म में डालो और उससे एक्सपेंशन करो। फिर उस टाइम के बाद अगर और नहीं है तो फिर किससे फैसिलिटी ले लो? बैंक से ले लो। समझ आ गई मेरी बात? अब उस टाइम की अगेन बात करते हैं, अगेन 18 जहां पर 1880s 1912, मतलब बहुत साल पुरानी बातें, जहां पर बैंक की भी कोई खास फैसिलिटी नहीं थी, लोगों के पास भी कुछ खास कैपिटल
नहीं था और लोगों के पास नहीं था तो वो उधारी भी देने से डरते थे। तो उस टाइम में एक्सपेंशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि भैया अब एक्सपैंड कैसे करें, कैसे एक्सपैंड करें। अब एक्सपैंड करने के लिए फंड्स चाहिए, ना तो खुद के पास है, खुद लोगों के पास देने के लिए लोग मना कर रहे हैं, और बैंकिंग उस टाइम में फिर जैसे आज तो बैंक लोन बहुत इजीली मिल जाता है, बट उस टाइम में बैंक लोन भी आसानी से नहीं मिलता था, तो बैंक भी हेल्प नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब फंड्स नहीं है तो एक्सपैंड कैसे करें, समझ आई बात। फिर इन्होंने क्या लगा कि यार कुछ ऐसा तरीका अगर हो जाए कि हम लोगों से पैसा तो ले लें, फंड्स ले लें, और उन्हें बदले में क्या दे दें, हम बोले यार हम तुम ना प्रॉफिट ले लो। हमने सीधा, अब एक तरीका तो क्या होता है कि अगर हम किसी से पैसे ले तो हम उसको क्या कहते हैं कि देख यार तू हमें पैसे दे दे, तेरे को 10% का इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल सुनो। मान लो मैं एक फर्म चला रहा हूं मोबाइल बनाने की, मेरा काम क्या, मोबाइल बनाना। आपको पता है कि अगर मैं मोबाइल बनाने का बिजनेस करता हूं तो मेरा 30% का मुनाफा होता है। मान लो मैं कितना मुनाफा होता है, 30%। आपको पता है मेरा 30% का मुनाफा होता है। मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोला यार मुझे ना बिजनेस बढ़ाना है, मुझे नया प्लांट लगाना है जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा मोबाइल बनाऊं और प्रॉफिट कमाऊं, और मैं आपके पास आया मुझे थोड़ा सा पैसे दे दे उधारी पे और 10% ले लियो, तो आप क्या कहोगे, ये बड़ा सही है, मेरे को 10% देगा, मेरे ही पैसे से मतलब मेरे ही पैसे से बिजनेस करेगा, मेरे ही पैसे से ग्रो करेगा, और मेरे ही पैसे से खुद कितने पैसे कमाएगा, 30%, और मुझे कितने देने की बात कर रहा है, 10%। अब सामने वाला क्या कहेगा, जो लोन देने चाहता है वो क्या कहेगा, यार मेरे को भी तू एक काम कर 30% ही दे, मेरे को भी कितना पैसा दे, 30%, मतलब जितना पैसा मैंने लगाया, जितना उस पैसे से ग्रोथ आई उतने के मेरे को भी पैसे दे। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? ऐसा होता होगा या नहीं होगा, होगा ना ऐसी बात भी। वही चीज यहां पर है कि अब यहां पर कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं ठीक है हम फंड्स तो दे देंगे, बट ना हम लोन की फॉर्म में नहीं देना चाहते, हम नहीं चाहते लोन, हम तो कहते भाई तू भी हमारे को प्रॉफिट दे। अब पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी को ऐसे प्रॉफिट देना तो उसे क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर। अब ए बी सी कह रहे हैं भाई हम पार्टनर नहीं बनाना चाहते, फर्म हमारी है, फर्म हमने स्टैंड करी है, हम तुम्हें क्यों पार्टनर बनाए। अगर तुम्हें पार्टनर बना देंगे तो तुम्हारे से भी डिसीजन मेकिंग करवानी पड़ेगी, तुम्हारी भी यस और नो हर बारी लेनी पड़ेगी, तुमसे भी हर बात पूछनी पड़ेगी, और तुम्हारा इंटरफेरेंस बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, तुम्हारा इंटरफेरेंस बिजनेस में बढ़ेगा। क्या ठीक है तुमने मुझे पैसे दिए, मैंने तुम्हें प्रॉफिट दे दिया, बात खत्म, फिर किस चीज का तुम्हारा इंटरफेरेंस हूं मैं। प्रैक्टिकली बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? प्रैक्टिकली बात समझ आ रही है कि भैया ठीक है तुमने मुझे पार्टनर, अब कहता हम तुम्हें पार्टनर नहीं बनाना चाहते, सॉरी हम तुम्हें पार्टनर ऐसे नहीं बनाना चाहते कि भाई तुम लोग आओ और फिर डिसीजन लो। फिर आपने कहा चलो, वो कहता है यार मुझे आप स्लीपिंग पार्टनर बना लो। क्या बना रहे हो, स्लीपिंग पार्टनर। सुनते हो कौन सा पार्टनर होता है, बताओ, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करे, बट क्या वो लायबल रहेगा, क्या वो लायबल रहेगा, यस। तो कहीं ना कहीं इस बात का सोल्यूशन स्लीपिंग पार्टनर था, बट हर कोई स्लीपिंग पार्टनर भी बनाने को रेडी नहीं थे। सर क्यों, मान लो कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, अच्छी फर्म है, मतलब बहुत बड़ी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, एबीसी एंड कंपनी। अब कोई भी पर्सन चाहे स्लीपिंग पार्टनर बन जाएगा तो वो सब जगह बाहर क्या बोलेगा, मैं तो इस कंपनी में क्या हूं, पार्टनर हूं, मैं तो इस कंपनी में क्या हूं, मेरी तो फुल चलती है, मैंने पैसा दे रखा है। तो कहीं ना कहीं आप कितनों को पार्टनर्स बना लोगे, एक को बना लोगे, दो को बना लोगे, 20 को बना लोगे, और उस टाइम में भी लिमिट थी नंबर ऑफ पार्टनर्स बनाने की, जैसे आज भी तो लिमिट है। कितनी लिमिट है, आज भी तो लिमिट है, लिमिट और नंबर ऑफ पार्टनर्स बताओ ना, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, लिमिट है ना। तो ऐसी उस टाइम पे भी थी, उस टाइम में तो उल्टा और कम थी क्योंकि उस टाइम में बिजनेस ज्यादा ग्रो। तो अब बताओ कितने जनों को आप स्लीपिंग पार्टनर बना लोगे, आप एक को बना लोगे, दो को बना लोगे, 10 को बना लोगे, इससे थोड़ा बना पाओगे। समझ आ रही है प्रॉब्लम। बट एट द सेम टाइम हमें क्या चाहिए, फंड्स। तो ऐसे ही बोला कि एक अगर ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर होती, अब नीड, जरूरत सुनो, एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर होती जो लोगों से पैसा लेती इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, हम उनको क्या देते बदले में, प्रॉफिट भी देते, मना नहीं कर रहे, हम उन्हें क्या देते बदले में, प्रॉफिट भी देते, और उनका इंटरफेरेंस कम होता।
मतलब हम फर्म चलाने, उस कंपनी को चलाने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट कर दे, लोग अपॉइंट कर देंगे, ठीक है, वो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे और इन लोगों का इंटरफेरेंस कम होगा। हम इन्हें प्रॉफिट दे रहे हैं ना, हम इनसे पैसा भी ले रहे हैं, प्रॉफिट भी दे रहे हैं, बट हमें इनका इंटरफेरेंस कम से कम चाहिए। समझ आ रही है बात? तो अगेन अब आपको लग रहा हो कि हाँ कंपनी में ऐसा होता है या नहीं होता, सोचो। अब कंपनी में ऐसा नहीं होता कि लोग, अब जैसे आज अगर मैं जिंदल के शेयर्स ले लूं, रिलायंस के शेयर्स ले लूं, क्या मैं ले सकता हूं नहीं ले सकता? मैंने रिलायंस के शेयर लेते, क्या मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया या नहीं कर दिया? इनडायरेक्टली मैंने रिलायंस के कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया। रिलायंस में जब प्रॉफिट होगा, डिविडेंड बटेगा, तो वो प्रॉफिट से तो डिविडेंड आएगा, तो प्रॉफिट मुझे मिला या नहीं मिला? मिला। बट क्या मेरा रेगुलर डिसीजन मेकिंग में इंटरफेरेंस है रिलायंस में? यस और नो? मेरा कोई कुछ खास इंटरफेरेंस नहीं है। डिसीजन मेकिंग करने के लिए वहां कौन बैठे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वहां ऑलरेडी डायरेक्टर्स बैठे डिसीजन मेकिंग करने के लिए, और मेरा वहां पर कुछ खास इंटरफेरेंस नहीं है। बताओ क्या ये चीज कंपनी में पॉसिबल है या नहीं है? बट उस टाइम की ये प्रॉब्लम की नीड थी कि ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें ये चीजों की मदद मिले। समझ आई मेरी बात? इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। अगेन मेजर प्रॉब्लम नंबर 3। मेजर प्रॉब्लम नंबर 3। अब मेजर प्रॉब्लम नंबर 3 में बात उसी टाइम की बात करते हैं जब एक पर्सन काम कर रहे हैं या एक से ज्यादा लोग काम कर रहे। तो किस फॉर्म में कर रहे थे? ये सोल प्रोप्राइटरशिप में कर रहे थे और ये पार्टनरशिप में कर रहे थे। ठीक है। अब इन पार्टनर्स ने मिलकर एक एसेट परचेज कर दिया। क्या परचेज कर लिया? एसेट परचेज कर लिया, जॉइंट एसेट परचेज करा। ठीक है, सबने मिलकर कितना एसेट परचेज करा? ए ने कहा कि ठीक है भाई मैंने 40% मैंने लगा दिए, बी ने कहा ठीक है 30% मैंने लगा दिए, सी ने कहा 30% मैंने लगा दिए। एक मिलकर एक एसेट परचेज करे। एसेट कुछ भी हो सकता है, एक प्रॉपर्टी भी हो सकती है, एक लैंड भी हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, लैंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टीज हो सकती है, लैंड हो सकता है। तो एक एसेट परचेज कर लिया और ए बी सी तीनों ने अपना अपना हिस्सा भी कर दिया। तो बताओ उसका जो डॉक्यूमेंट बनेगा, उस डॉक्यूमेंट में ओनरशिप राइट किस किस के पास होंगे? ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। डन, इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। अब मान लो इस एसेट के ऊपर इन्होंने लेना है लोन। इस एसेट के ऊपर क्या लेना है इन्होंने? लोन। अब ये एसेट किसका है? ए का भी है, बी का भी है और सी का भी। इन्होंने लोन लेना है और लोन के अगेंस्ट इनको ये प्रॉपर्टी क्या करानी है? मॉर्टगेज। सुना आपने वर्ड कभी मॉर्टगेज? सुना ही होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी मॉर्टगेज, प्लेज वर्ड सुने होंगे आपने। ठीक है, तो मॉर्टगेज का मतलब क्या हुआ? गिरवी रखवाना। तो ये क्या करवा रहे हैं? प्रॉपर्टी के बदले में लोन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टी किस किस के नाम पर है? ए बी और सी। ठीक है, अब जैसे ही ए बी और सी ने प्रॉपर्टी ले ली यहां पर, तो हुआ क्या कि जैसे ही यहां पर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले लिया, ठीक है, अभी तो पैसा आपको मिल गया, सब ओके है। कुछ टाइम के बाद ए की क्या हो गई? डेथ। ए की क्या हो गई? डेथ। अब ए की जगह, अब जैसे ही ए की डेथ हो गई तो ये प्रॉपर्टी किसके नाम चली जाएगी? ए इसके लीगल हायर को। यस और नो? ए के लीगल हायर के पास ही उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी या नहीं चली जाएगी? चली गई। अब ए का लीगल हायर तो इस फॉर्म में पार्टनर है या नहीं है? बताओ। नहीं है। जैसी ए की डेथ हुई होगी तो बी और सी ने ए का हिसाब बना के दे दिया लीगल हायर को। लो जी, बट क्या लीगल हायर पार्टनर बना? नहीं बना। और प्रॉपर्टी अब किसकी फंसी हुई है लोन में? सोचो, अब प्रैक्टिकली सोचो। ए बी सी ने मिलकर ये प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी मान लो, ये बैंक में दी और इसके अगेंस्ट में लोन ले लिया। अब इस प्रॉपर्टी का हिस्सा कौन कौन है? ए बी है, बी भी है और सी भी है।
अब ए की जैसी डेथ हो जाएगी तो रिकॉर्ड्स में ये प्रॉपर्टी में ए का जगह का नाम काट के किसका नाम लिख देंगे, ए के लीगल हायर का। यस होगा या नहीं होगा, ऐसा होगा। पार्टनरशिप फर्म में ए बी सी थे, ए मर गया तो बी और सी ने ए का हिसाब बना के दे दिया, ठीक है। अब ए कहता है कि ठीक है, ए का लीगल हायर, ए का जो लीगल हायर है वो कहता है कि भाई ठीक है मेरे को हिसाब मिल गया, मतलब अब मेरा फर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरा फर्म से कोई लेना देना नहीं है तो फिर मेरी प्रॉपर्टी बैंक में क्यों पड़ी है? प्रॉब्लम समझ आ गई? अगर मेरा कोई फर्म से लेना देना ही नहीं है, मैं फर्म में पार्टनर तो नहीं हूं, ए का लीगल हायर मान लेते हैं डी है, ए का लीगल हायर कौन है, डी। अब डी कह रहा है कि भाई मेरा तो फर्म से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज मैं तो पार्टनर बना ही नहीं, मेरे को तो सी बी और सी ने क्या बना के दे दिया, हिसाब बनाकर दे दिया। तो डी कह रहा है कि भाई मेरा फर्म से लेना देना नहीं है, तो मेरी प्रॉपर्टी जो बी और सी के साथ है वो मेरी, अब मेरी होगी ना, डी कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी होगी, तो वो बैंक में क्यों पड़ी है, मैं क्यों लायबल हूं उसके लिए? मैंने तो वो पैसा नहीं लिया, मैं तो उससे कुछ नहीं कर रहा, मैं तो उससे कोई प्रॉफिट भी नहीं कमा रहा, मैं तो उससे कोई बिजनेस भी नहीं कर रहा, तो फिर मेरे नाम की प्रॉपर्टी अब बैंक में क्यों पड़ी है? समझ आ गई ये बात या नहीं आई? प्रॉब्लम समझ आ गई या नहीं आ गई? आ गई या नहीं आई? ठीक है, तो लाइक वाइज अगेन कहते अगर ऐसे ही, अब यहां से दो सॉल्यूशन निकले, यहां से दो सॉल्यूशन निकले। नंबर वन कहता है ऐसी अगर कोई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर होती जिसके नाम पर हम प्रॉपर्टी लेते, जिसके नाम पर हम प्रॉपर्टी लेते, तो फिर किसी के मरने मराने से लीगल हायर का नाम चेंज होना, ये इश्यूज खत्म हो जाते। बताओ ये होते या नहीं होते? हो जाते ना। क्या अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती जिसके नाम पर हम प्रॉपर्टी लेते, तो जो इश्यूज होते थे कि भाई अब ए की डेथ हुई तो उसकी जगह कौन आ गया, उसकी जगह कौन आया था, डी लीगल हायर आया था इसका, ठीक है। तो कह रहे ये वाले इश्यूज खत्म हो जाए। ऐसे ही एक प्रॉब्लम हो रहा थी, क्या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती कि जैसे पार्टनरशिप फर्म में ए बी सी थे और बी ए की डेथ हुई, तो अब पार्टनर कौन रह गए, बी और सी। कहते ऐसी अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती जिसमें अगर कोई पार्टनर अगर मर भी जाए, पार्टनर की अगर डेथ भी हो जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी इंपैक्ट ना हो, किसी प्रकार का कोई इंपैक्ट ना। अब आप जैसे से ये पॉइंट सुन रहे हो तो आपको ना कंपनी के फीचर्स दिमाग में आ रहे होंगे, यस और नो। पर अब आपको तो फीचर्स इसलिए दिमाग में आ रहे हैं क्योंकि आपको उस फीचर्स के बारे में पता है, बट उस टाइम की मैं बात करूं जब ये फीचर्स इन्वेंट करे गए होंगे, कि इन इंस्टेंसेस, इन सिचुएशंस को देखकर ही ये इन्वेंशन करी गई होगी कि हमें कंपनी को बनाना चाहिए एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, हमें कंपनी को बनाना चाहिए परपेचुअल सक्सेशन, हमें कंपनी को बनाना चाहिए लिमिटेड लायबिलिटी। यही बात है, हमें पर्सन को बनाना चाहिए लिमिटेड लायबिलिटी। हमें यहां पर हमने क्या सीखा था, शेयर कैपिटल वाली बात हमने यहां सीखी थी, याद आ रही है बात? तो यहां पर ये ऐसी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे जिससे इन्वेंशन करा गया कि अगर एक जना काम करना चाह रहा है तो सो प्रोप्राइटरशिप में कर सकता है, और एक से ज्यादा जने मिलकर काम करना चाहते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो क्या है, या तो पार्टनरशिप में काम कर ले या फिर एक कंपनी बनाकर काम कर ले। और जैसे ही कंपनी बनाकर काम करने की बात आई तो फिर इन्होंने बोला कि अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो तो कंपनी का मतलब क्या है, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। कई बारी जब मैंने नई नई प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो मेरे पास कुछ लोग आए, नए लोग जैसे न्यू क्लाइंट्स, तो वो कहते हैं कि ना हमें एक कंपनी बनानी है। मैं कहा चलो अच्छी बात है कंपनी बनानी। अब अगर मेरे को कोई बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे को कोई बोले कि कंपनी बनानी है, तो हमारे दिमाग में क्या चलेगा, हमारे दिमाग में क्या चलेगा, कंपनीज एक्ट, राइट। हमारे दिमाग में क्या चलेगा, कंपनीज एक्ट 2013 की हमें क्या बनानी है, कंपनी।
बट ये जो क्लैरिफिकेशन होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ये जनरल ऑडियंस को ये बातें नहीं समझ आती। जनरल ऑडियंस इन बातों को नहीं समझती। इट इज लाइक मेडिसिन के नाम, जैसे हमें मेडिसिन के नाम नहीं समझ आता कि भैया पैरासीटामोल क्या है, कॉम्बिफ्लेम क्या है, उसमें क्या सॉल्ट है क्या नहीं है, पर्पस समझ आता होगा, बट उनकी स्पेलिंग, उनके सॉल्ट कैसे बने, क्या क्या उनकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये बातें हमें नहीं समझ आती। ऐसे ही लोगों को भी ये बातें जल्दी से समझ नहीं आती। फिर मैंने कहा ठीक है जी कंपनी बना देते हैं, आप बताओ कौन सी प्राइवेट कंपनी बनानी है, पब्लिक बनानी है। वो कहता मुझे ये नहीं पता, मेरे को तो जैसे मेरे भाई ने मुकेश ट्रेडिंग कंपनी बना रखी है वैसे ही मुझे भी अमित ट्रेडिंग कंपनी बनानी है। अब सुना, अब सुनना है मैं क्या बोला? जैसे ही मेरे भाई ने कौन सी कंपनी बना रखी है, मुकेश ट्रेडिंग कंपनी बना रखी है, वैसे ही मुझे कौन सी बनानी है, अमित ट्रेडिंग। बताओ अब वो कंपनी बनाने की बात कर रहा है या सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने की बात कर रहा है? सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने की। तो कहने का मतलब कंपनी का देखो हमेशा दो मतलब होता है। एक तो हो गया उसका वेरी बेसिक मतलब जो बहुत सालों से चलता आ रहा है, पुराने सालों से चलता आ रहा है, जिसका मतलब क्या था क्लियरली, मिलकर काम करना, ठीक है। और एक कंपनी का मतलब फिर नया इन्वेंट करा गया कंपनीज एक्ट आने के बाद, जिसका मतलब क्या, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट इज कॉल्ड अ कंपनी विद द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है, विद द फॉलोइंग फीचर्स उसको बोलते हैं कंपनी। तो हमने कहा अच्छा आपने सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बनानी है, बट आपको ऐसा तो पेपर में नहीं होगा कि आपसे ऐसी बात पूछे, मैं तो आपको प्रैक्टिकली बताया कि लोग आपके साथ ऐसी बातें भी करेंगे आगे जाके, तो आपको वैसी पहले मैंने क्लियर कर दिया। अब सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर एक पर्सन खुद अकेले काम करना चाहता तो ऑप्शन क्या उसके पास, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म चला ले। और अगर उसने किसी के साथ मिलकर काम करना है तो एक ऑप्शन क्या उसके पास, और एक ऑप्शन क्या है, ठीक है। और पार्टनरशिप में जो डिसएडवांटेजेस हैं वो सारे के सारे कंपनी में क्या बना दिए गए, एडवांटेजेस। तो सर फिर अगर इतने एडवांटेजेस हैं कंपनी के तो लोग आज भी पार्टनरशिप फर्म क्यों बनाते हैं? लीगल कंप्लायंसेस बहुत कम होता है। अब कंपनी है तो यहां पे लीगल कंप्लायंसेस क्या है, यहां पर बहुत ज्यादा, ठीक है, यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है। ये भी एक प्रॉब्लम ही थी, ये भी एक अपने आप में प्रॉब्लम थी कि पार्टनरशिप एक्ट जो था वो बहुत छोटा सा एक्ट था और उसके अंदर बहुत सी बातें क्लियर ही नहीं थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत वीक थे, जिसकी वजह से हर बात पे, क्योंकि उसने सीधा कह दिया कोई गड़बड़ है पार्टनर पर्सनली लायबल है। कोई बात होती थी उसमें तो क्या कह देते कि पार्टनर को पकड़ो, पार्टनर पर्सनली लायबल है। बट आज की डेट में जब कंपनीज एक्ट आया तो क्या देखो भाई, कंपनी के केस में मेंबर्स पर्सनली लायबल नहीं होते, मेंबर्स पर्सनली लायबल नहीं होते, और क्योंकि वो पर्सनली लायबल नहीं होते तो इसलिए उनके लिए एक्ट भी बड़ा सारा बनाया गया कि किन किन सिचुएशंस में मेंबर कैसे लायबल होंगे। समझ आई बात? और इसलिए ज्यादा कंप्लायंसेस होने की वजह से अगर जो लोग कंप्लायंसेस अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग कंपनी में चले जाएंगे, और जिन लोगों को लगता है यार हमें तो सिंपल सा बिजनेस करना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना, हमें ज्यादा कानूनी कार्रवाई में नहीं पड़ना, तो वो लोग कौन सा आज भी अडॉप्ट करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म। बात समझ में आ गई? बट मैंने अभी आपको बताया कि क्या नीड रही होगी उस टाइम में जब कंपनीज एक्ट आया होगा, और जिसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि कंपनीज एक्ट आया था कंपनी बनाने के लिए, और उसने डिफाइन ही यही करा कि कंपनी मींस जो इस एक्ट में बनी हो विद द फॉलोइंग फीचर्स, जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी, ऐसी ये जो सारी बातें जो आपने फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट में सीखी हैं वो सारी बातों की वजह से ऐसे फीचर्स के साथ कंपनी बनाई गई, ठीक है। बट टिल 2013 सोल प्रोप्राइटरशिप का समाधान नहीं हुआ था। एक पर्सन कहता है कि अच्छा ये अब वही प्रॉब्लम जो मेजर प्रॉब्लम नंबर 1, एक पर्सन काम कर रहा है, दुकान पे जाता है, लोन लेकर काम कर रहा है, लोन नहीं रीपे कर पा रहा, उसका भी घर बिक रहा है, तो उसके परिवार वाले कह रहे हैं दुकान पे ये जाता था, डिसीजन ये लेता था, घर में हमारा भी तो घर है, तो हमारा घर क्यों बिक रहा है, हम घर से क्यों बाहर जाएं, हमारी क्या गलती है। समझ? सेम प्रॉब्लम जिसका कोई समाधान नहीं हो रहा था। क्या पार्टनरशिप वालों को कर दिया था लॉ ने समाधान की पार्टनरशिप नहीं बनानी, दो बंदे मिलकर काम करना चाहते हो तो करो, तो और पार्टनरशिप में करो या फिर कंपनी में करो, बट सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई समाधान नहीं हुआ, ठीक है। और इसी वजह से
2013 में एक नया कंसेप्ट भी लेकर आए और उसको क्या नाम दे दिया? ओपीसी। इसी रीजन से आया कि जो बेनिफिट्स, जो प्रॉब्लम उस टाइम पे पार्टनरशिप के पास थी, जो प्रॉब्लम्स उस टाइम में किसके पास थी? पार्टनरशिप के पास थी, उसको समाधान करने के लिए आपने कंपनी बनाया, पर कुछ प्रॉब्लम्स तो सोल प्रोप्राइटरशिप के पास भी थी जिसका समाधान 2013 तक नहीं हुआ था। बात समझ में आ गई? और फिर इन्होंने एक नया तभी तो कुछ तो कारण होगा ना कि कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि 1 पर्सन कंपनी भी बनाई जाए। ऐसी क्या नीड आई होगी कंपनीज एक्ट की जब 2013 पास किया कि भाई हमारे को क्या पास करना है? एक ऐसा कानून पास करना है जो किसको फैसिलिटेट करे? 1 पर्सन कंपनी। मतलब 1 पर्सन भी अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन है आज की डेट में, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करके काम कर ले, या फिर एक 1 पर्सन कंपनी। समझ आई बात? अब हमने एक चीज ऐसे सीखी कि जब भी कोई सेक्शन, जब भी कोई नया क्लॉज, जब भी कोई नई चीज इन्वेंट हो रही है, रखी जा रही है, तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। ठीक है? ऐसे ही क्या होता है, कभी आपने सुना फाइनेंस एक्ट पास हुआ, अभी बजट आया, बजट आया ना, तो हर साल फाइनेंस एक्ट के अंदर क्या करे जाते? चेंजेस करे जाते हैं। फाइनेंस एक्ट में क्या करे जाते? चेंजेस। मतलब कुछ न्यू सेक्शंस इंसर्ट करे जाते हैं और कुछ ओल्ड सेक्शंस को या तो मॉडिफाई कर दिया जाता है या फिर डिलीट कर दिया जाता है। हर साल ऐसा होता है। अमेंडमेंट आती है नए सेक्शन में और पुराने सेक्शंस में। ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब भी कोई नया सेक्शन या पुराना सेक्शन ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा कि कोई भी फाइनेंस एक्ट आएगा जी हम ये चेंजेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हर सेक्शन के पीछे क्या होगा? एक पर्पस, कि क्या जरूरत आ पड़ी आपको नया सेक्शन इंसर्ट करने की, क्या जरूरत आ पड़ी पुराने वाले को मॉडिफाई करने की, और ऐसी क्या जरूरत थी कि पुराने वाले को आपको क्या करना था? डिलीट। तो उसके लिए फाइनेंस एक्ट में क्या लिखा जाता है? मेमोरेंडम। क्या लिखा जाता है? मेमोरेंडम। और मेमोरेंडम इस चीज को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है कि क्या कारण थे, क्या सिचुएशंस प्रिवेल कर रही थी, कौन से ऐसे इंस्टेंसेस आए थे जिसकी वजह से हमने नए सेक्शन को लाना पड़ा, जिसकी वजह से हमें पुराने वाले को क्या करना पड़ा? मॉडिफाई, जिसकी वजह से हमें पुराने वाले को ही क्या करना पड़ा? डिलीट। तो ये क्या बनता है? मेमोरेंडम। तो हमेशा कभी आपको चेक करना होगा कोई सेक्शन नया आया तो वो क्यों आया, तो ये जो क्वेश्चन आता है क्यों आया, इस क्यों का आंसर मेमोरेंडम में दिया जाता है। इस क्यों का आंसर कहां दिया जाता है? मेमोरेंडम में। तो हमेशा याद रखना ये बात। ऐसे ही जब भी कोई नया एक्ट का आना, नया सेक्शन का आना, नया लॉ पास होना, कंपनीज एक्ट का आना, देयर मस्ट बी सम मेमोरेंडम। कोई व्हाइट पेपर कभी आपने सुना होगा। ये सारे क्या है? ये एक तरीके के पर्पस डिफाइन करते हैं कि क्यों एक्ट को लाना पड़ रहा है, क्या जरूरतें हैं, क्या मार्केट की रिक्वायरमेंट है, कैसे नई नई चीजें होने लगी हैं, और इस वजह से हमें नया एक्ट पास करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस, राइट। ऐसे जब ये अभी फाइनेंस एक्ट आया तो इसने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बहुत सारे चेंजेस करे, कंपनीज एक्ट के अंदर भी चेंजेस कर दिए जाते हैं, बहुत से एक्ट के अंदर रेगुलर चेंजेस चलते हैं जो आप कभी भी ओपन कर सकते हैं। अब हमने ये चीज अभी सीखी कि कंपनीज एक्ट के अंदर हमारे ऊपर एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है? ये तो आपको पता ही है, 2013 2013 वाला कानून हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। इससे पहले कौन सा एक्ट था हमारे पास? और इससे पहले भी रहा होगा, ये तो कह ही सकते हैं इससे पहले भी रहा होगा। तो अब कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या बोला? कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी मीन्स अ कंपनी जो बताओ इनकॉर्पोरेट हुई होगी किसमें? इनको अब देखो एक वर्ड होता है ऐसे ही, इनकॉर्पोरेट,
एक वर्ड होता है, चलो थोड़ी सी लाइन छोड़ के यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा। एक वर्ड होता है बच्चों इनकॉर्पोरेट, और एक वर्ड होता है रजिस्टर्ड। एक वर्ड होता है इनकॉर्पोरेट, एक अब लॉ है। लॉ में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आप अपनी तरफ से वर्ड्स नहीं डालोगे। आईसीआई में नंबर कम क्यों मिलते हैं? क्योंकि बच्चा ना अपनी इंग्लिश लगाने लग जाता है। अपनी इंग्लिश नहीं लगानी, आपको कानून की ही इंग्लिश रखनी है, जो कानून में लिखा होगा। कानून ने कुछ सोच समझ के लिखा होगा ना, कानून है, बदल नहीं सकते, पार्लियामेंट में जाकर ही चेंज होगा, अदरवाइज कोई चेंज नहीं कर सकता। तो आप अपनी आंसर बुक में कानून कैसे चेंज कर सकते हो आंसर लिखते समय? क्या कोई राइट आपके पास नहीं है, इसलिए नंबर कटते हैं। अब यहां पर जब यहां पर आपके पास देखो एक वर्ड है यहां पर इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड, क्या डिफरेंस होगा? इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है जी बनी ही इसके अंदर है। इनकॉर्पोरेट का मतलब बनना। इनकॉर्पोरेट का बनना मतलब क्या होता है? बनना मतलब बाय बर्थ। और रजिस्टर्ड का क्या मतलब होता है? आपने इस एक्ट में क्या ले लिया? रजिस्ट्रेशन। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट कौन से एक्ट में होगी? पार्टनरशिप एक्ट। और क्या वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकती है? बिजनेस करना है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा? तो वो जीएसटी में क्या लेगी? तो क्या जीएसटी में कभी इनकॉर्पोरेशन होता है? कभी भी नहीं होता। जीएसटी में हमेशा क्या होगा? इसलिए हमेशा जीएसटी में क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और पार्टनरशिप में क्या बोलेंगे? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। समझ आई बात? ऐसी कंपनी के केस में, कंपनी के केस में क्या होगा? कंपनी इनकॉर्पोरेट कहां पर हुई? बताओ, इनकॉर्पोरेट कहां पर हुई? कंपनीज एक्ट 2013। बट उसका रजिस्ट्रेशन जीएसटी में भी हो सकता है, यस और नो? हो सकता है ना। तो ऐसे ही बोलते हैं कि अब इसने वर्ड भी क्या बोला, इसे देखो, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट नहीं बोला। क्या रजिस्टर्ड तो आप किसी भी एक्ट में हो सकते हो, बट आपका इनकॉर्पोरेशन किस में हुआ है? अंडर दिस एक्ट या फिर एनी अदर प्रीवियस लॉ। क्या जो भी आपके प्रीवियस लॉ पास हुए होंगे उन सबको हम क्या बोलते हैं आज की डेट में? कंपनी। और ये एक्ट की एप्लीकेबिलिटी किस पर होगी? एप्लीकेबिलिटी ऑन कंपनी। ये कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। और कंपनी का मतलब क्या है? जो इस एक्ट में बनी हो या फिर इससे पुराने एक्ट में बनी हो। पुराना कोई भी हो सकता है, 1956 हो सकता है, 1912 हो सकता है, या उससे भी पुराने हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? अब क्लियर हुआ? तो अब पेपर में बहुत सी बारी पेपर, अभी जब हम आगे चलेंगे, जब हम कंपनीज एक्ट सीखेंगे साथ में डिटेल में, तो हम एक चीज नोटिस करेंगे कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो डेफिनेशंस है वो दो तरीके की होती हैं। एक तो हो गया मीनिंग वाली डेफिनेशन, जो बताएगा कि कंपनी का मतलब ये है, ठीक है। जैसे इसने बोला कंपनी मीन्स, मतलब कौन सी वाली डेफिनेशन? मीनिंग वाली डेफिनेशन। और एक डेफिनेशन होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब जहां मतलब नहीं बताया, जहां सीधा क्या बता दिया? इंक्लूडिंग। जहां पे क्या बता दिया? इंक्लूडिंग, मतलब उसको हम क्या बोल देते हैं? इंक्लूसिव डेफिनेशन। ठीक है, मतलब इंक्लूडिंग करके स्टार्ट, मतलब उसमें मतलब नहीं बताएगा, कहेगा अगर ये चीजें हैं तो ये मतलब ये है, अदरवाइज नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, बॉडी कॉर्पोरेट, सुना आपने बॉडी कॉर्पोरेट? अब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब नहीं बताया, सीधा लिख दिया बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी एलएलपी। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब नहीं बताया, सीधा क्या बोल दिया? बॉडी कॉर्पोरेट किसको इंक्लूड करता है? कंपनी को और एलएलपी को। मतलब कंपनी और एलएलपी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट, बस। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब पूछो तो कहता है मतलब नहीं पता, मतलब सीधा ऐसे बोला बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी एलएलपी। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन। कैसे बोलते हैं हम इसे? तो ऐसे पेपर में आंसर्स में लिखना, कभी आ जाए ना डेफिनेशन लिखने, तो ऐसे लिखते हैं बॉडी कॉर्पोरेट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन।
हम इंक्लूसिव डेफिनेशन क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि ये स्टार्टिंग कैसी हुई है इसकी, इंक्लूड्स है। इसका मतलब तो बताया नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट मींस रेफर्स टू, ऐसे तो कुछ बोला ही नहीं, सीधा कैसे बोल दिया, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड। कह रहे ये है तो बॉडी कॉर्पोरेट है, अदरवाइज बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। तो कंपनी एलएलपी। अब पार्टनरशिप को यहां पर लिखा, क्या इन्होंने पार्टनरशिप को यहां लिखा, नहीं लिखा, तो क्या बोलेंगे पार्टनरशिप है बॉडी कॉर्पोरेट, नहीं। क्या इन्होंने सोल प्रोप्राइटरशिप लिखा यहां पर, नहीं लिखा, तो क्या सोल प्रोप्राइटरशिप हुई बॉडी कॉर्पोरेट, नहीं। तो इन्होंने कैसे बोला गया था, इंक्लूसिव डेफिनेशन पढ़ो, जो जो इंक्लूड हो गया, जो जो इंक्लूड हो गया उसे तो हम यहां कह देंगे बॉडी कॉर्पोरेट कह देंगे, जो जो इंक्लूड नहीं हुआ, जो जो इंक्लूड नहीं हुआ उसे हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे। तो ये क्या बन गया, इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ डेफिनेशंस ऐसी आएंगी जो मीनिंगफुल डेफिनेशन होंगी, जहां पर हमें क्या बताना होगा, मीनिंग, जैसे कंपनी मीन्स, ठीक है। और ऐसी कुछ डेफिनेशंस आएंगी जो क्या होंगी, इंक्लूसिव डेफिनेशन, जो बताएंगे कि इट इंक्लूड्स, मतलब तो स्टार्ट ही कैसे होगी, इंक्लूड्स के साथ से। बात इतनी सी भी समझ आई, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब आपके पास कोई भी कंपनी अगर आती है तो आपको इतनी बात क्लियर है कि देखो कंपनी के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, यस और नो, बताओ कौन कौन से। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेकंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और बताइए, बताइए फाउंडेशन करी या नहीं करी, परपेचुअल सक्सेशन, बताओ और बताओ, लिमिटेड लायबिलिटी, और चलो कॉमन सील, और बताओ, बताओ भाई, सोचो। सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील, ये तो सारे आपने डेफिनेशन से निकाल दी, जो मीनिंग आपने पढ़ा था एक, वो तो लिमिटेड लायबिलिटी के साथ ही आगे, लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी टाइप्स के अंदर आगे। और सोचो, कैपेसिटी टू sue एंड बी sued, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी कह सकते हैं, बट कैपेसिटी टू sue को हम लीगल राइट्स देना चाहते हैं, इसलिए हम इसको स्पेशल एक अलग से फीचर बना के चलेंगे। अब ये जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है हमारे पास स्पेशल फीचर्स वाला, ये वाला टॉपिक आपको एक बारी आज रीडिंग जरूर करनी है, रीडिंग करनी है, अभी कुछ कराया थोड़ी ना मैंने। मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग अभी अपना टाइम थोड़ा सा यूटिलाइज कर लो। पेज नंबर 1.2, मिल गया, प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी मिल गया एक। क्या यहां पर एक कोई फेमस केस लो दिख रहा है आपको, क्या यहां पर आपको एक फेमस केस लो मिल रहा है, क्या नाम है इसका, क्या आपने ये सालोमन वाला केस, कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने शायद ये केस ना पढ़ रखा हो, कोई ऐसा बच्चा है। वैसे तो मैं देखो ये केस भी करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं ये केस ही नहीं करवाऊंगा, मैं बिल्कुल ये केस करवाऊंगा, बट अभी के लिए आपने ये चीज एक बारी जरूर रीड करके आनी है। कि केस लो पढ़ सकते हो आप,
इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, इतना तो कर ही लोगे आप, ठीक है। चलो इसके ऊपर पेज नंबर 1.2 पर कुछ एक केस लो दे रखा है, जर्नल रीडिंग आप जरूर करके आना, ये होमवर्क सा रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए क्विक रिकैप करेंगे। अभी हमने आज की क्लास में जो बातें सीखी हैं, हमने ये बात सीखी कि कंपनीज एक्ट को क्यों बनाने की जरूरत आई, ऐसा क्या हुआ कि कंपनीज एक्ट को लेकर आना पड़ा। आज की डेट में भी नए बिजनेसेस करने के तरीके चेंज हो रहे। पहले बताओ, क्या ऑनलाइन होती थी ट्रांजैक्शंस? नहीं, अब ऑनलाइन, ज्यादातर ऑनलाइन ही हो रही है। आप लोग खुद बताओ, आपकी पॉकेट में पैसे शायद ही होंगे, आप अपना सारे टाइम यूपीआई, फोन पे, गूगल पे यूज करते हो, यस और नो? पर पहले एक टाइम ऐसा था जब आपको कहीं पे भी जाना होता था तो आप 10 रुपए भी अगर चाहिए तो कैश घर से लेके जाओगे, फिर वो चीज खरीदोगे, फिर आओगे। बट आज की डेट में वही चीज अब आप क्या कर देते हो, यूपीआई कर देते हो, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, ध्यान से सुनिए। एक पर्सन आया मेरे पास ऑफिस में, कहते हैं सर मुझे रिटर्न भरवानी है। मैंने कहा सर ओके ठीक है, मैं क्या करते हो आप? कहते सर मेरी ना गोलगप्पे की रेडी है। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, आपके गोलगप्पे की रेडी है, बिजनेस तो बिजनेस होता है। तो हमने कहा ठीक है, फाइल हो जाएगी आपकी रिटर्न। फिर मैंने कहा आप अपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन लेकर आइए रिटर्न फाइल करने के लिए। और उनको मैंने बोला कि ठीक है, आप अपना पैन कार्ड, आप अपना आधार कार्ड, आप अपनी 1 साल की, जिस साल की आप रिटर्न भरवाना चाहते हैं उस साल की बैंक स्टेटमेंट लेकर आइए। देखते हैं कि कहीं आपने कोई लोन की ट्रांजैक्शंस तो नहीं कर रखी, कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज की ट्रांजैक्शंस तो नहीं कर रखी, कोई शेयर्स की ट्रांजैक्शंस तो नहीं कर रखी। ये चीजें चेक करने के लिए स्टेटमेंट मंगवाई गई, ठीक है। अब जब वो स्टेटमेंट लेके आया, पहले इतनी बात हुई, मैंने लिस्ट दी, तो कहता है सर कितनी फीस होगी? मैंने कहा सर 1500 फीस होगी आपकी। कहते हैं सर प्लीज सर, गरीब आदमी हूं, कहां से गो इतने पैसे दूंगा। मैं कहा कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, आप ले आओ। चलो, मैं कहा ठीक है भाई, नीडी पर्सन है, क्या जरूरत हो, क्या पता क्या लोन लेना हो। मैंने कहा आप ले आओ, कोई बात नहीं, विल हेल्प यू। अब जब बैंक स्टेटमेंट लेकर आता है और बैंक स्टेटमेंट में मैं ट्रांजेक्शन्स देखता हूं, तो बैंक स्टेटमेंट ज्यादा नहीं तो 1 साल की बैंक स्टेटमेंट ऑलमोस्ट इतनी थी उसकी, ठीक है, बैंक से निकली हुई। और उस बैंक स्टेटमेंट में डेली के 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए, ऐसे ऐसे करके इतनी न्यूमरस ट्रांजैक्शंस यूपीआई की थी, ठीक है। और उसका बैंक बैलेंस था 5,68,000 का, ठीक है। उसका बैंक बैलेंस कितना था? 5 लाख। एंड ही वॉज सेइंग आई एम अ गरीब मैन, जिसके पैसे नहीं होंगे शायद 1500 रुपीज भी देने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग? यस और नो? ठीक है। तो फिर अब आप ये देखिए, अब इससे क्या सीखने को मिला? इससे ये सीखने को मिला कि कंसेशन विल नॉट बी अलाउड बिकॉज यू हैव सफिशिएंट कैपेसिटी टू पे, राइट, इरिस्पेक्टिव आप देना चाहें चाहे ना देना चाहे। अगर बैंक का बैलेंस ही 600 होता तो फिर हम कहते चलो कोई बात नहीं सर, हम आपको हेल्प कर देते हैं, कोई बात नहीं, आप चाहे फीस मत पे करो, कोई बात नहीं, यू आर अ नीडी पर्सन, विल हेल्प यू। बट नाउ यू हैव अ सफिशिएंट फंड्स टू पे, तो हम आपको कंसेशन ऑफर नहीं कर सकते। नंबर 2, वे ऑफ डूइंग बिजनेस देखो कितना चेंज हो गया। वही पर्सन जो आज की डेट में कभी गोलगप्पे जिसने खाने होते थे 10 रुपए भी लोग उसे कैश देते थे, वही 10-20 रुपए लोग उसे क्या कर रहे हैं? यूपीआई कर रहे हैं। और यूपीआई होता है, आप लोगों ने खुद भी किया होगा, ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने कभी खुद नहीं किया होगा, करा ही होगा। गर्ल्स किया होगा, आप लोग तो सबसे ज्यादा खाते हो, है ना? तो ऐसे ही ये चीज देखिए कि कैसे डायनामिक्स ऑफ बिजनेस चेंज हो। अब क्योंकि ये डायनामिक्स चेंज हो रहा है, तो क्या यूपीआई ट्रांजैक्शंस जब एक्ट बना होगा 1956 में, क्या यूपीआई इंक्लूडेड होगा उस टाइम पे? जब 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बना होगा, क्या उस टाइम में यूपीआई इंक्लूडेड था? अब जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस चेंज हो रही हैं, लोग अब सेलिंग अमेजोन से करने लग गए, घर बैठे बिजनेसेस करने लग गए, जोमैटो से सेल करने लग गए, घर पे ही खाना बनाकर लोगों को बेचने लग गए यूजिंग जोमैटो, स्विगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जब बिजनेस मॉडल्स चेंज हो चुके हैं, नए नए बिजनेसेस के वेज आ चुके हैं, बिजनेस के नए तरीके आने की वजह से नए ट्रांजैक्शंस होने लग गए, न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, न्यू ट्रांजैक्शंस होने लगी। और उन ट्रांजैक्शंस को कानून के दायरे में लाने के लिए
एक्ट में चेंजेस लाने की जरूरत पड़ती है। समझ आई बात? और उस जरूरत की वजह से ही हमें वहां पर क्या देना पड़ता है, या तो कानून में या तो नया सेक्शन ले आओ, या ओल्ड को मॉडिफाई कर दो, या डिलीट कर दो, और अगर तीनों बातें नहीं बन रही तो नया कानून ले आओ जो कि रिप्लेस करेगा पुराने वाले को, एंड विच इज मोर रेलिवेंट टू करंट डायनामिक्स ऑफ द बिजनेस, जो आज के बिजनेस से रिलेटेड होगा। इसलिए अब आने वाले हर 20 साल में देखना आपको नया कानून आता दिखेगा, मतलब पुराने वाला हटेगा और नया वाला आएगा। कहने वाला आज हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं। कंपनीज एक्ट 2013 को आज अपने आप में कितने साल हो गए? 13 साल हो गए। यस और नो? 1956 से 2013 में कितना गैप था? 1956 से 2013 के बीच में कितने सालों का गैप था? 57 ईयर्स का, मतलब ऑलमोस्ट 60 ईयर्स, एक राउंड ऑफ कर रहा हूं, 50, 55, 60 ईयर्स का गैप था। अभी 13 ईयर्स ही हुए हैं कंपनीज एक्ट 2013 को। यू नेवर नो, आने वाले 10-15 साल में कंपनीज एक्ट 2013 भी बंद हो जाए और एक नया एक्ट आ जाए उस टाइम का, क्योंकि वेज ऑफ डूइंग बिजनेस चेंज हो चुके होंगे। आज कंपनी चलाने का तरीका अलग है, आने वाले टाइम में कंपनी को चलाने के तरीका अलग हो जाएगा। आने वाले टाइम में और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जिसका सोल्यूशन देने के लिए नया एक्ट भी पास हो सकता है। इसलिए एक्ट तो पास होते रहेंगे, बट अब आप देखिए आपको ये बात मैंने क्यों बताई, इसका कारण क्या है। आज आप लोग पढ़ रहे हो कंपनीज एक्ट 2013, जब तक आप लोग सीए बन जाएंगे, आप लोग प्रैक्टिसिंग में आ जाएंगे, शायद आज से 10-20 साल बाद एक नया एक्ट अगर आएगा तो उस टाइम पे क्या बोलोगे कि हमारी सीए की डिग्री इररेलेवेंट हो चुकी है। या अब आप अपने आप को अपग्रेड करना स्टार्ट करोगे। अपग्रेड करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? कानून पढ़ना आना चाहिए। लॉ को रीड कैसे करना है, लॉ को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, इंटरप्रेट कैसे करना है, एप्लीकेबिलिटी कैसे समझनी है, इसके लिए आपको कानून पढ़ना आना चाहिए। और उसके लिए आपको कानून को पढ़ने की जो आर्ट है वो अब से डेवलप करनी पड़ेगी। कहने का मतलब सिंपल सी बात, अब आप ये सोचिए कि जब मैंने सीए क्वालिफाई किया था तब मैंने वैट और सर्विस टैक्स पढ़ा था और उसके बाद जीएसटी आया था, तो क्या मैं ये बोल दूं अब जीएसटी तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मुझे पढ़ाया ही नहीं गया? या मैंने खुद बैठ के अपनी भी, भाई ऐसा नहीं है कि सेमिनार्स नहीं होते, पर क्लासेस तो नहीं लोगे, डिग्री तो नहीं फाड़ दोगे इस बात पे, नहीं ना। आप क्या करोगे, उस एक्ट के साथ अकोमोडेट करोगे, पढ़ोगे, बैठ के समझोगे। लाइकवाइज अब इनकम टैक्स एक्ट आएगा, ठीक है, तो अब मैंने भी 1961 ही पढ़ा हुआ है जो आज तक मैं अप्लाई कर रहा था, बट अब 1961 एप्लीकेबल नहीं होगा, अब नया आ जाएगा 2026। तो क्या अब मैं ये कह दूं भाई मेरी डिग्री वेस्ट हो चुकी है, मेरे को तो अब फिर से मेरे को भी स्टूडेंट बन जाना चाहिए, मेरे को भी निखिल सर की क्लास अटेंड करनी है और मेरे को भी अब इनकम टैक्स एक्ट 2026 पढ़ना है? क्या मैं ये चीजें करूंगा बताओ? या खुद बैठ के पढ़ना सीखूंगा, समझूंगा, दूसरों की हेल्प भी लूंगा, जो सेमिनार्स आए उसको अटेंड करके नॉलेज लूंगा? बताओ क्या ये चीजें करूंगा या नहीं करूंगा? यस और नो? लाइकवाइज अब आपका टाइम है, कोई आपको देखो एक रिदम में लेकर आया जा रहा है, आपको कानून पढ़ना सिखाया जा रहा है। आपको कानून पढ़ने के लिए कानून कैसा पढ़ोगे? आप रॉ पढ़ोगे, तभी आप गाते। तो इसलिए आपकी ये जो मॉड्यूल है ना, ये जो मॉड्यूल है ये मोस्टली बेयर एक्ट है। इसमें मोस्टली जो बातें लिखी हुई हैं ज्यादातर जैसे कानून में लिखी हुई है वही चीज इसके अंदर लिखी हुई है एज इट इज। और ये चीज मॉड्यूल हमारे आईसीआई के मॉड्यूल ने भी यही चीज करी हुई है। उन्होंने भी क्या करा, जो कानून है उसे एज इट इज रखा, जिससे कि बच्चा जो भी पढ़े, पहली बार पढ़े, डिटेल में पढ़े तो कानून ही पढ़े और इंटरप्रेट करना सीखे कि कैसे अब इस बात को इंटरप्रेट करना है, कैसे ये बात लिखी गई है, कैसे इस बात को समझी जाएगी। क्या है मेरी ये बात समझ आई? ठीक है, तो हम क्लास में उस चीज को इंटरप्रेट तो करेंगे, उसको सिंपल लैंग्वेज में भी लिखेंगे, बट एट द सेम टाइम हम उस चीज को लॉ में कैसे लिखी हुई है ये बात, इसे भी अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, जिससे कि आज 13 है, कल फ्यूचर में यू नेवर नो 2030 में कंपनीज एक्ट नया आ जाए, यू नेवर नो, तो इन दैट केस आप उसे भी अचीव कर पाए। समझ आ गई बात? ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। फिर बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।